Hello students, how are you? Today our topic is soil erosion. The destruction of the soil cover is described as soil erosion. Means जो soil का जो top layer है, जब वो erode हो जाता है, जब वो डिस्टर्ब हो जाता है, जब उसमें डिस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, तो उसी को ही हम लोग soil erosion बोलते हैं. The soil forming process and the erosion process of running water and wind go on simultaneously. रनिंग वाटर और विंड से जो सोइल फॉर्मेशन और सोइल इरोजन का जो प्रोसेस है, मतलब सोइल इरोजन और सोइल फॉर्मेशन और सोइल डिपोजिशन, ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है ये. बट जनरली देयर इज ए बैलेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेस. इन दोनों जो प्रोसेस है, सोइल इरोजन और सोइल डिपोजिशन का जो प्रोसेस है, इसमें जनरली एक बैलेंस बना रहता है. द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस इज द सेम एज द रेट ऑफ एडिशन ऑफ पार्टिकल्स टू द सोइल लेयर. अब जिस प्रपोर्शन में सोइल के पार्टिकल रिमूव होते हैं, उसी परसेंटेज या उसी प्रपोर्शन में वो जो पार्टिकल है वो ऐड भी हो जाते हैं. जनरली ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है. समटाइम्स सच ए बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड बाय नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स. कई बार क्या होता है कि ये जो एक बैलेंस बना हुआ है कि जितना इरोजन होगा उतना ही डिपोजिशन होगा, ये बैलेंस कई बार डिस्टर्ब हो जाता है. उसके डिस्टर्ब होने के पीछे नेचुरल फैक्टर भी होते हैं और ह्यूमन फैक्टर भी होते हैं, लीडिंग टू ए ग्रेट रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल. सो इससे क्या होता है कि जनरली इरोजन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है. ह्यूमन एक्टिविटीज टू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन एज ए ग्रेट एक्सटेंट. ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो भी सॉइल इरोजन के लिए कहीं ना कहीं एक लार्ज स्केल पे रेस्पॉन्सिबल है. As the human population increase, the demand on the land also increases. Forest and other natural vegetations is removed for human settlements, for cultivation, for grazing animals and for various other needs. अब जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, सो लैंड की डिमांड भी इंक्रीज होती गई. तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए फॉरेस्ट एरिया और जो नेचुरल वेजिटेशन थे उनको हम लोगों ने क्लियर करना स्टार्ट कर दिया. किन कामों के लिए? ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, कल्टीवेशन के लिए और एनिमल ग्रेजिंग के लिए, और अदर जो भी हमें नीड थी वो फुलफिल करने के लिए ह्यूमन बीइंग ने क्या किया कि जो भी नेचुरल वेजिटेशंस थे, फॉरेस्ट थे, उनको क्लीन करना स्टार्ट कर दिया. वाटर एंड विंड आर पावरफुल एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिमूव सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट. अब विंड और वाटर जो है, विंड और वाटर दो पावरफुल एजेंट्स हैं सॉइल इरोजन के, क्योंकि इनमें एबिलिटी होती है कि ये सॉइल को रिमूव भी कर सकते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं. सो टू इंपॉर्टेंट एजेंट्स आर देयर, टू पावरफुल एजेंट्स आर देयर फॉर सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिपोजिशन, विंड एंड वाटर. विंड और वाटर जो है दो वो बहुत पावरफुल एजेंट है. विंड इरोजन इज सिग्निफिकेंट इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन. अब विंड इरोजन जो है वो जनरली उन्हीं एरिया में ज्यादा होता है जहां पर एरिड या सेमी एरिड रीजन होते हैं, क्योंकि वहां पे जो सॉइल की जो अपर लेयर है वो ड्राई होगी और विंड की अगर वेलोसिटी स्पीड अगर हाई होगी तो वो बहुत इजीली उस सॉइल की अपर लेयर को वो बहुत इजीली जो है वो रिमूव कर सकती है. इन रीजन्स विद हैवी रेनफॉल and steep slopes, erosion by running water is more significant. जिन एरिया में हैवी रेनफॉल होता है और
स्टीप स्लोप होता है वहां पर रनिंग वाटर से जो इरोजन है वो ज्यादा होता है. वाटर इरोजन which is more serious and occurs extremely in different parts of India takes place mainly in the form of sheet and gully erosion. अब जो वाटर इरोजन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत सीरियसली, क्योंकि वो एक लार्ज क्वांटिटी में वाटर जो है वो सॉइल का इरोजन बहुत लार्ज क्वांटिटी में करता है. और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है और इंडिया के वेरियस पार्ट्स में ये चीज़ देखी जाती है. अब इससे जो जनरली इससे जो इरोजन होता है वो इरोजन शीट या गुली इरोजन की फॉर्म में होता है. शीट इरोजन टेक्स प्लेस ऑन लेवल लैंड्स आफ्टर ए हैवी शावर एंड द सॉइल रिमूवल इज नॉट इजीली नोटिसेबल. अब जो शीट इरोजन है वो एक तो जो प्लेन लैंड है, जो लेवल लैंड है, उसी पर ही होता है. बहुत हैवी रेनफॉल होने से, और क्योंकि प्लेन लैंड है और हैवी रेनफॉल हो गया तो वो क्या करेगा, सॉइल की जो अपर लेयर है पूरी की पूरी उसको एक शीट की फॉर्म में उसको रिमूव कर देगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो इसको बहुत इजीली नोटिस नहीं किया जा सकता है, बट it is harmful since it removes the finer and more fertile top soils. अब ये बहुत हार्मफुल है क्योंकि ऊपर की जो टॉप लेयर है, फर्टाइल सॉइल है, उसको वो रिमूव कर देती है. गुली इरोजन इज कॉमन ऑन स्टीप स्लोप्स. सो गुली इरोजन जो है वो स्टीप स्लोप में जनरली होता है, क्योंकि गुली इरोजन होने के लिए स्लोप जरूरी है. स्लोप होगा तभी वो डीप में कट करेगा, डीप में कट करेगा तभी तो गुलीज बनेंगे. सो गुलीज डिपेंड विद रेनफॉल, कट द एग्रीकल्चर लैंड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट एंड मेक देम अनफिट फॉर कल्टीवेशन. अब गुलीज जो है वो एग्रीकल्चर लैंड के अंदर में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना देता है, जिससे कि वो जो सॉइल है, वो जो लैंड है, वो एग्रीकल्चर के लिए वो यूजफुल नहीं रहती है, अनफिट हो जाती है. ए रीजन विद ए लार्ज नंबर ऑफ डीप गुलीज और रेवाइंस इज कॉल्ड द बैड लैंड ट्रोपोग्राफी. सो बैड लैंड ट्रोपोग्राफी कौन सी होती है, जहां पर लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज नंबर में जहां पर गुलीज और रेवेंस बनते हैं, उन्हीं को ही हम लोग बैड लैंड ट्रोपोग्राफी बोलते हैं. रेवेंस आर वाइड स्प्रेड इन द चंबल रीजन, चंबल बेसिन. बिसाइड्स दिस दे आर ऑल्सो फाउंड इन तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल. सो रेवेंस जो है वो जनरली चंबल बेसिन में देखने को मिलते हैं. उसके अलावा ये तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में भी ये जनरली डेवलप होते हैं. The country is losing about 8,000 hectares of land to ravines every year. So ravines की फॉर्म में इंडिया की जो है अप्रोक्सीमेटली 8,000 हेक्टेयर्स जो लैंड है वो ravines की फॉर्म में ही वो हर साल जो है लैंड को हम लोग लूज कर देते हैं, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है. The soil erosion is a serious problem in agriculture and its negative effects are seen in other spheres also. So जो soil erosion है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए भी, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो अदर एस्पेक्ट्स से भी देखने को मिलता है. Eroded materials are carried down to rivers and they lower down their carrying capacity and cause frequent floods and damage to agricultural land. अब जो इरोडेड जितना भी मटेरियल होता है, जब वो वाटर के थ्रू जब वो इरोजन हो जाता है तब वो रिवर का जो बॉटम है उसके अंदर में वो डिपॉजिट हो जाता है. सो जब वो रिवर के बॉटम में जब ये मटेरियल, जब ये सॉइल डिपॉजिट हो जाती है, तब
रिवर की जो कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी है रिवर की, वो कम हो जाती है। उसके इम्पैक्ट क्या पड़ता है? उससे ये इम्पैक्ट होता है कि फ्रिक्वेंटली फ्लड्स आते हैं और वो एग्रीकल्चरल एरिया, एग्रीकल्चरल लैंड को भी वो डैमेज कर देती है। डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। जो डिफॉरेस्टेशन है वो एक मेजर कॉज है सॉइल इरोजन का। प्लांट्स कीप सॉइल बाउंड इन लॉक्स ऑफ रूट्स एंड दस प्रिवेंट इरोजन। सो जो प्लांट की जो रूट्स है वो क्या करती हैं, उस पर्टिकुलर एरिया की सॉइल को बांध के रखती हैं, अपने साथ में रखती हैं, लॉक करके रखती हैं। इससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। दे ऑल्सो एड ह्यूमस टू द सॉइल बाई शेडिंग लीव्स एंड ट्विंग्स। ट्रीज जो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं या जो ट्विंग्स और लीव्स को जब वो गिरा देते हैं तो उससे भी सॉइल के अंदर में ह्यूमस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ह्यूमस या ऑर्गेनिक मटेरियल का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फॉरेस्ट्स हैव बीन डेन्यूडेड practically in the most parts of India, but their effect on soil erosion are more in hilly parts of the country. अब जो फॉरेस्ट्स है अगर इंडिया में देखा जाए तो वो पूरे कंट्री के अंदर ही जो डिफॉरेस्टेशन जो है वो पूरे कंट्री के अंदर ही हुआ है, लेकिन उसका जो एक इफेक्ट देखने को मिलता है सोइल इरोजन की फॉर्म में वो हिली एरिया में ज्यादा होता है। मतलब हिली एरिया में क्योंकि ट्रीज तो हम लोगों ने कट कर दिए तो अब वहां पर सोइल को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अब सोइल अपने आप को वहां पे होल्ड करके नहीं रख सकती क्योंकि ट्रीज तो कट हो गए। सो रनिंग वाटर के साथ में हिली एरिया में क्योंकि एक नेचुरली उनको एक स्लोप भी मिल जाता है, एक स्पीड मिल जाती है वाटर को, सो वाटर भी हाई स्पीड से जब नीचे आता है तो वो अपने साथ में उस एरिया की सोइल को भी वो सबसे ज्यादा इरोड कर देता है। ए फेयरली लार्ज एरिया ऑफ arable land in the irrigated zone of India is becoming saline because of over irrigation. अब इंडिया में जितना भी जो एग्रीकल्चर के लिए जो एरिया है वो एरिया भी धीरे धीरे करके सैलाइन होता जा रहा है बिकॉज ऑफ ओवर इरिगेशन। मीन्स जितने भी लैंड इंडिया में अवेलेबल है एग्रीकल्चर के लिए उसमें हम लोग ओवर इरिगेशन कर रहे हैं। सो ओवर इरिगेशन से वो जो सॉइल है वो धीरे धीरे करके सैलाइन सॉइल बनती जा रही है, उसमें सैलिनिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। द सॉल्ट लॉक्ड इन द लोअर प्रोफाइल ऑफ द सॉइल कम्स अप टू द सरफेस एंड डिस्ट्रॉयज इट्स फर्टिलिटी। अब जो सॉइल प्रोफाइल के जो लोअर लेवल में जो सैलिनिटी है वो धीरे धीरे स्लोली क्या कर रही है, अपर पार्ट में आती जा रही है और उससे भी उस एरिया की फर्टिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है। केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स आर ऑल्सो हार्मफुल टू द सॉइल। अब ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज तो जनरली धीरे धीरे करके अभी कम हो रहा है। सो जो हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर भी धीरे धीरे करके सॉइल को डैमेज कर रहे हैं, उसकी फर्टिलिटी को भी कम कर रहे हैं, वो सॉइल के लिए हार्मफुल है। अनलेस द सॉइल गेट्स इनफ ह्यूमस केमिकल्स हार्डन इट एंड रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी इन द लॉन्ग टाइम। लंबे टाइम में जब हम लोग रेगुलरली उसके सॉइल के अंदर में जब हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते जाते हैं सो जब तक उसको नेचुरल ह्यूमस नहीं मिलता तो उससे क्या होता है कि जो केमिकल है वो उस सॉइल को हार्ड कर देते हैं। सो सॉइल जो है वो हार्ड हो जाती है और उससे भी उसकी फर्टिलिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। दिस प्रॉब्लम इज कॉमन इन ऑल अराउंड in all command area of the river valley project।
which were the first beneficiaries of the green revolution. ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में जो रिवर वैली प्रोजेक्ट के जो कमांड एरिया थे वो एरिया अभी इस प्रॉब्लम को ज्यादा फेस कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स अबाउट हाफ ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया इज अंडर सम डिग्री ऑफ डिग्रेडेशन. एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इंडिया की जितनी भी लैंड है उसकी लगभग हाफ लैंड किसी ना किसी फॉर्म में अभी डिग्रेड हो रही है. वो अपनी फर्टिलिटी को धीरे धीरे करके लूज करती जा रही है. उसको डिग्रेडेशन उसमें कंटिन्यूसली होता जा रहा है. एवरी ईयर इंडिया लूज मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सॉइल एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स टू द एजेंट्स ऑफ इट्स डिग्रेडेशन. हर साल इंडिया में क्या हो रहा है कि मिलियंस ऑफ टन्स सॉइल और उसके न्यूट्रिएंट्स को हम लोग लूज कर रहे हैं, विच एडवर्सली अफेक्ट आवर नेशनल प्रोडक्टिविटी. इससे इंडिया की जो एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी है उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. सो इट इज़ imperative to initiate immediate steps to reclaim and conserve soils. So अब ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है कि हम कुछ ऐसे इनिशियली हम लोग स्टेप्स लें. इमीडिएटली हमें ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे हम सॉइल को रिक्लेम कर पाएं और उसको कंजर्व कर पाएं. सो ये एक बहुत ज़्यादा एक लार्ज स्केल पे ये इंडिया के सामने एक प्रॉब्लम है कि हम सॉइल को किस तरीके से हम कंजर्व करके रख सकते हैं. Soil conservation. Soil conservation means to protect the soil. It means soil conservation. If soil erosion and exhaustion are caused by humans, by corollary, they can also be prevented by humans. So अगर soil erosion या किसी भी तरीके से अगर हम soil की क्वालिटी को अगर ह्यूमन बीइंग खराब कर रहा है, अगर सोइल की क्वालिटी को अगर डिग्रेड कर रहा है ह्यूमन बीइंग, सो ह्यूमन बीइंग उसको प्रिवेंट भी कर सकता है. ह्यूमन बीइंग उस सोइल को अगेन रीबूस्ट भी कर सकता है, रिकॉल भी कर सकता है. नेचर हैज इट्स ओन लॉ ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस. क्योंकि नेचर का अपना एक लॉ है जिससे वो हर एक जितने भी आप देखें इन्वायरमेंट को लेके या एटमॉस्फेयर को लेके या सॉइल को लेके उसके अपने कुछ नेचुरल लॉ भी हैं. सो वो उस लॉ के अकॉर्डिंग सॉइल को, इन्वायरमेंट को, वाटर साइकिल को, हर एक चीज को वो मेंटेन भी करती है. नेचर ऑफर्स इनफ अपॉर्चुनिटीज for humans to develop their economy without disturbing the ecological balance. So nature human being को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाती है कि ह्यूमन बीइंग अपना डेवलपमेंट कर सके विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस. सो ह्यूमन बीइंग अगर थोड़ा सा अगर इस चीज़ को पॉजिटिव मैनर में ले, सो नेचर ने हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हैं कि हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं. सॉइल कंजर्वेशन इज ए methodology to maintain soil fertility, prevent soil erosion and exhaustion, and improve the degraded conditions of the soil. So, जो soil conservation है वो एक methodology है जिससे हम जो soil की जो fertility है, soil erosion को हमने थोड़ा सा मतलब कंट्रोल करना है, सोइल की जो कंडीशंस जो डिग्रेड हो गई है उसको इम्प्रूव करना है. सो उस चीज़ को लेके सोइल का अपना एक मेथड है जिसके अकॉर्डिंग सोइल अपने आप को इन चीज़ों से बैलेंस करती है. सोइल इरोजन इज इसेंशियली एग्रीवेटेड बाय फॉल्ट प्रैक्टिसेस. सोइल इरोजन जो है वो अगर हम फॉल्ट प्रैक्टिसेस, अगर हम रॉन्ग प्रैक्टिसेस करते हैं एग्रीकल्चर की या सॉइल यूज को लेके अगर हम गलत प्रैक्टिसेस करते हैं तो उससे क्या होगा कि सॉइल इरोजन को हम लोग और ज़्यादा मतलब क्या करेंगे, और ज़्यादा बढ़ा देंगे. तो उससे सॉइल इरोजन, सॉइल डिग्रेडेशन की स्पीड जो है वो फास्ट हो सकती है. द फर्स्ट स्टेप
in any rational solution is to check open cultivable land on slopes from farming. अब अगर ये देखें कि इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें, सो इसका फर्स्ट स्टेप जो है कि अगर जो ओपन एरिया है या ओपन जो कल्टीवेबल लैंड है, उस जो स्लोप के ऊपर में जो मतलब जो माउंटेन स्लोप के ऊपर में जो ओपन जो एरिया है जहाँ कल्टीवेशन होता है, अगर हम उसको थोड़ा सा अगर हम टेरेस फार्मिंग करके या उस तरीके से अगर हम यूज़ करें तो हम लैंड या जो सॉइल इरोजन है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. लैंड्स विद ए स्लोप ग्रेडियंट ऑफ 15 to 25% should not be used for cultivation. जिन एरिया में लैंड स्लोप अगर मतलब मीन्स माउंटेन एरिया में अगर लैंड स्लोप अगर 15 to 25% अगर होता है तो उस एरिया में हमें कल्टीवेशन को अवॉइड करना चाहिए. नहीं तो क्या होगा कि जो सॉइल इरोजन है वो फास्ट हो जाएगा. इफ एट ऑल द लैंड इज टू बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, टेरेस शुड केयरफुली बी मेड. अगर फिर भी अगर हमें इन एरिया में अगर कल्टीवेशन करना ही है तो हम लोग टेरेस फार्मिंग के थ्रू हम लोग अगर वहाँ कल्टीवेशन करते हैं तो भी हम लोग सॉइल इरोजन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. ओवर ग्रेजिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव अफेक्टेड द नेचुरल कवर ऑफ लैंड एंड गेव रेज टू एक्सटेंसिव इरोजन. अब इंडिया में बहुत लार्ज स्केल पे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर ओवरग्रेजिंग होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है. सो वो भी कहीं ना कहीं जो नेचुरल सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है नेगेटिव मैनर में, और सॉइल इरोजन को भी वो जो है वो इंक्रीज कर देती है. इट शुड बी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाई एजुकेटिंग विलेजर्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस. अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सो इसको कंट्रोल या रेगुलेट करने का तरीका क्या है कि जितने भी फार्मर हैं, जितने भी विलेजर्स हैं, उनको इनके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं, सॉइल इरोजन के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं, अगर उनके बारे में उनको एजुकेट किया जाए सो हम इस चीज को रेगुलेट भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं. कॉन्टूर बाउंडिंग, कॉन्टूर टेरेसिंग, रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री, कंट्रोल्ड ओवरग्रेजिंग, cover cropping, mixed farming and crop rotations are some of the remedial measures which are often adopted to reduce soil erosion. सो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम किस तरीके से अगर हम विलेजर्स को एजुकेट करते हैं, उनको हम लोग जो है वो कंट्रोल्ड ग्रेजिंग सिखाते हैं, मिक्स फार्मिंग अगर हम सिखाते हैं, क्रॉप रोटेशन अगर हम लोग उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देते हैं, जो कॉन्टूर बाउंडिंग है अगर हम वो चीज़, कॉन्टूर टेरेसिंग, अगर इन सब के बारे में अगर हम उनको रेगुलरली एजुकेट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं हम सॉइल इरोजन को भी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे. Efforts should be made to prevent gully erosion and control their formation. So, gully erosion को रोकने के लिए, गुली इरोजन से प्रिवेंशन के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो लिए जाने चाहिए. सो इम्पोर्टेंट स्टेप्स शुड बी टेकन. फिंगर गुलीज कैन बी एलिमिनेटेड बाई टेरेसिंग. सो जो फिंगर गुलीज होती है उसको हम लोग टेरेसिंग के थ्रू, टेरेसिंग फार्मिंग के थ्रू हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं. इन बिगर गुलीज द इरोसिव वेलोसिटी ऑफ वाटर मे बी रिड्यूस बाई कंस्ट्रक्टिंग ए सीरीज ऑफ चेक डैम. सो जो बिगर गुलीज हैं, जिन गुलीज का साइज और ज्यादा बड़ा हो गया, जो बिगर गुलीज है वहां पे जो वाटर की वेलोसिटी से जो इरोजन होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं या उस इरोजन को हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम लोग एक सीरीज में अगर हम चेक डैम्स बना दें. तो अगर चेक डैम्स अगर बना दिए जाते हैं सो हम बिगर गुलीज में भी हम वाटर के इरोजन को हम लोग कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. स्पेशल अटेंशन शुड बी मेड टू कंट्रोल हेडवर्ड एक्सटेंशन
ऑफ गुलीज। अब जो गुलीज का जो हेडवर्ड साइड है उस साइड में अगर हमने अगर इरोजन को अगर हमने कंट्रोल करना है सो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे दिस कैन बी डन बाय गुली प्लगिंग, टेरेसिंग और बाय प्लांटिंग कवर वेजिटेशन। सो अगर प्लांटिंग कवर वेजिटेशन यूज करते हैं, टेरेस फार्मिंग अगर हम यूज करते हैं और गुली प्लगिंग करते हैं तो भी हम कहीं ना कहीं इन चीजों को बहुत लार्ज स्केल पर भी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। सोइल इरोजन से हम इस पार्ट को भी हम लोग बचा सकते हैं। इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज एफर्ट्स शुड बी मेड टू प्रोटेक्ट कल्टिवेबल लैंड्स फ्रॉम इंक्रेचमेंट बाई sand dunes through developing shelter belts of trees and agroforestry। जो एरिड और सेमी एरिड एरिया है मीन्स राजस्थान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात यू कैन से, सो इन दीज एरियाज जो एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड है वहां पर जो सैंड ड्यून्स का जो एक्सटेंशन हो रहा है, सैंड ड्यून्स जो वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उनको अगर हमने कंट्रोल करना है सो उसके लिए हम लोग डेवलप कर सकते हैं शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्रीज और एग्रोफॉरेस्ट्री। मीन्स शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्रीज और एग्रोफॉरेस्ट्री से अगर हम इनका यूज करते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो सैंड ड्यून्स शिफ्टिंग होती है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि जिस लैंड पर कल्टीवेशन हो रहा है उस लैंड को हम लोग प्रोटेक्ट कर पाए। लैंड्स नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन शुड बी कन्वर्टेड इनटू पैस्चर्स फॉर ग्रेजिंग। सो जो लैंड एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है उन लैंड के अंदर हम लोग पैस्चर्स एरिया को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब पैस्चर्स अगर उन एरिया में अगर डेवलप कर दिए जाएं तो भी हम उन लैंड को यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि उससे उस एरिया में ग्रीनरी होगी, पैस्चर्स करने से उस एरिया में ग्रीनरी होगी, तो वो भी कहीं ना कहीं जो विंड के थ्रू जो सॉइल इरोजन होता है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। Experiments have been made to stabilize sand dunes in western Rajasthan by the Central Arid Zone Research Institute। तो राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पर सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ताकि वेस्टर्न राजस्थान वाला जो पार्ट है वहां पे सैंड ड्यून्स को कंट्रोल किया जा सके। द सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड बनाया है, सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड हैज प्रिपेयर्ड ए नंबर ऑफ प्लान्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो जो सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड जो है उसने बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं सॉइल कंजर्वेशन करने के लिए, क्योंकि अब जो भी प्लान्स बनाए जाएंगे वो तो ऐसा नहीं हो सकता कि सेम प्लान को ही पूरे कंट्री पर अप्लाई कर दिया जाए, ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो एरिया वाइज भी उन प्लान्स को चेंज किया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर माउंटेन एरिया के लिए अगर कोई प्लान बनाया गया है तो वो डेजर्ट एरिया में भी वो सक्सेसफुल ना हो। सो डेजर्ट एरिया के लिए डिफरेंट प्लान होगा और माउंटेन एरिया के लिए डिफरेंट प्लान उनको बनाना पड़ेगा। दीज प्लान्स आर बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, configurations of land and the social behavior of people। so ये जो प्लान्स बनाए गए हैं ये प्लान्स क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, सोइल का क्या कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, और वहाँ की जो सोसाइटी है, पीपल है, वहाँ की जो पब्लिक है उसका सोइल या लैंड के लिए उनका क्या बिहेवियर है, उनका क्या सोशल बिहेवियर होता है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट प्लान्स बनाए गए हैं। इवन दीज प्लान्स आर फ्रेगमेंटल इन नेचर। सो ये जो प्लान्स हैं वो ऐसा नहीं है कि हम सेम प्लान को ही हर जगह इंप्लीमेंट कर देंगे, सो हम इनको पार्ट्स में भी हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग
therefore seems to be the best technique for proper soil conservation. So अगर proper soil conservation के लिए अगर कोई एक बेस्ट अगर हम प्लान को चूज करें, सो वो प्लान हो सकता है इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग. मीन्स अगर इंटीग्रेटेड लैंड यूज प्लानिंग को अगर प्रॉपरली यूज किया जाए तो हम सॉइल कंजर्वेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. लैंड्स शुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी. लैंड यूज मैप्स शुड बी प्रिपेयर्ड एंड लैंड शुड बी पुट टू राइट यूज. अब अदर स्टेप्स क्या लिए जा सकते हैं कि लैंड यूज के अकॉर्डिंग, लैंड की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग लैंड का क्लासिफिकेशन होना चाहिए. लैंड जो लैंड यूज मैप्स हैं वो भी प्रिपेयर होने चाहिए और लैंड का जो यूज है उसको भी एक राइट वे में ही उसको यूज करना चाहिए. द फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अचीविंग द कंजर्वेशन ऑफ लैंड will rest of the people who operate on it and receive benefit. So अगर फाइनली रेस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाए कि लैंड को कंजर्व करने की फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी उस एरिया की पॉपुलेशन की होगी, क्योंकि वही उस लैंड रिसोर्स को कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं और उससे बेनिफिट ले रहे हैं. सो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर्स अपने देखेंगे. थैंक यू.